जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बोर थ्योरी ऑफ क्रिटिकल पोटेंशियल्स। बोर थ्योरी ऑफ क्रिटिकल पोटेंशियल्स। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि क्रिटिकल पोटेंशियल टर्म है क्या और क्रिटिकल पोटेंशियल में फर्दर आगे 2 टर्म्स आएँगी। एक एक्साइटेशन पोटेंशियल होगा और एक आयोनाइज़ेशन पोटेंशियल होगा। तो इनके अबाउट हम स्टडी करेंगे। तो लें जी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। बोर थ्योरी ने ये बात की थी कि कोई भी एटम हो उसे हम एक्साइट कर सकते हैं या आयोनाइज़ उस वक़्त कर सकते हैं अगर हम उससे एनर्जी सप्लाई करें और वो भी डिफरेंट सोर्सेज से। कोई एटम है उसे आप एक्साइट भी कर सकते हैं, आयोनाइज भी कर सकते हैं। किस तरह कि अगर हम उसे एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी सप्लाई करें। अच्छा, अब ये जो एनर्जी सप्लाई करने का जो प्रोसेस है यही हम एक मेथड देखते हैं कि एक मेथड ये है कि जो हम एटम्स जो हैं जिसे हमने एक्साइट करना है या आयोनाइज करना है, उस एटम के ऊपर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो बम्बार्ड करवाएं। यानी आउटसाइड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हम बम्बार्ड करवाएं, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट करते हुए आएं और वो इस एटम के ऊपर आकर बम्बार्ड करें। तो देन हम उस एटम्स को एक्साइट या आयोनाइज कर सकते हैं। अच्छा, वो जो एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको यानी वो एक्सेलरेट करते हुए आ रहे हैं, इट मींस उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई कर रहे हैं ना, एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई कर रहे हैं उसके थ्रू उनकी काइनेटिक एनर्जी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखें, आपके सामने ये एक इक्वेशन लिखी हुई है, वी ई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर। यानी उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है ये वी पोटेंशियल डिफरेंस है, एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस। एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू आप उनकी मोशन को कंट्रोल कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी को कंट्रोल कर सकते होते हैं। अच्छा, अब ये जो आप एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हैं जिसे हम एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल का नाम दे रहे हैं, इसकी एक प्रॉपर सर्टेन वैल्यू होती है। एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल की एक सर्टेन वैल्यू होगी जिसे हम नाम देते हैं क्रिटिकल पोटेंशियल का। अब क्रिटिकल पोटेंशियल टर्म डिफाइन हो रही है कि एक्चुअली एक सर्टेन वैल्यू होती है एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल की जिसे हम कहते हैं क्रिटिकल पोटेंशियल। अब अगर तो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो इस क्रिटिकल पोटेंशियल से लेस होगी। पॉइंट मेरा समझिएगा, अगर एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल की वैल्यू क्रिटिकल पोटेंशियल से लेस होगी तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स आके बम्बार्ड जो आप इलेक्ट्रॉन्स बम्बार्ड करवा रहे हैं ना उस एटम के ऊपर जिसको आपने आयोनाइज करना है या एक्साइट करना है, वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन्स जो कि आके हिट कर रहे हैं उस एटम के साथ, देन वो अपनी एनर्जी लूज नहीं करेंगे उस वक्त। उस कुलियन को हम नाम देंगे कि वो इलास्टिक कुलियन हुआ है, वो एनर्जी अपनी लूज नहीं कर रहे और उस वक्त एटम एक्साइड या आयोनाइज नहीं हो रहा। किस वक्त? अगर एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल की वैल्यू क्रिटिकल पोटेंशियल से लेस होगी। ये देखें कि हम यहाँ पर नाम दे रहे हैं कि ये देखें कि bombard कि as long as the value of accelerating potential is less than a certain value called critical potential, then bombarding electron does not lose any energy। उस वक्त वो एनर्जी लूज नहीं करेंगे और वो बाउंस बैक हो जाएंगे। और कुलियन जो होगा, then the collision is elastic। कुलियन इस वक्त इलास्टिक है। क्लियर? So the electron bounces back after the collision because the atom does not absorb any energy। इलेक्ट्रॉन जो है वो बाउंस बैक हो चुके हैं और उस एटम ने कोई एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं की, जिसकी वजह से ना तो वो एक्साइट हो सकता है और ना ही वो आयोनाइज हो सकता है। लेकिन अगर एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल की वैल्यू उस क्रिटिकल पोटेंशियल से आप ग्रेटर प्रोवाइड लार्जर प्रोवाइड करें तो फिर क्या होगा? फिर वो जो बम्बार्डमेंट इलेक्ट्रॉन है वो अपनी एनर्जी वो ट्रांसफर कर रहे होते हैं उस एटम को, और वो एटम्स जो होता है वो एक्साइट या आयोनाइज हो जाता है। और इस वक्त जो कोलिजन होता है वो इलास्टिक नहीं होता, बल्कि वो क्या होगा? वो इस वक्त इन इलास्टिक कोलिजन होगा। क्यों? क्योंकि वो जो एटम है वो उस वक्त एनर्जी एब्जॉर्ब कर चुका है। वो जो बम्बार्डमेंट इलेक्ट्रॉन्स ने अपनी एनर्जी ट्रांसफर की है उस एटम को, और उस एटम ने एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब की है। ये देखें कि बट व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल पोटेंशियल, देन द बम्बार्डमेंट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्स इट्स एनर्जी। वो उस वक्त अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं टू द एटम, एंड द एटम टू एक्साइटेड और आयोनाइज। एटम उस वक्त एक्साइट हो जाता है या आयोनाइज हो जाते हैं। नाउ द कोलिजन इज यहाँ पे इनइलास्टिक होना है। कोलिजन इस वक्त इनइलास्टिक है। क्यों? क्योंकि बिकॉज द एटम हैज एब्जॉर्ब सम एनर्जी। एटम जो है वो उस वक्त कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर चुका है। क्लियर? अब ये जो क्रिटिकल पोटेंशियल है, यानी आपने एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल जो था उसकी वैल्यू क्रिटिकल पोटेंशियल से ग्रेटर प्रोवाइड की है। अब क्या होगा? एटम एक्साइट होगा या आयोनाइज होगा। एक्साइट होने के मीनिंग है कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में चले जाएंगे। ये देखें कि द क्रिटिकल पोटेंशियल विच एक्साइट्स एन एटम बाय लिफ्टिंग इट्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट टू एनी हाई एनर्जी स्टेट। यानी अगर वो ग्राउंड स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में जाते हैं तो ये जो पोटेंशियल होगा ये एक्साइटेशन पोटेंशियल होगा, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करवाया है।
जिन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करवाया, यानी लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट्स में वो मूव कर गए हैं। सो द एक्साइटेशन पोटेंशियल इज दैट वैल्यू ऑफ क्रिटिकल पोटेंशियल विच एक्साइट्स एन एटम फ्रॉम इट्स नॉर्मल स्टेट टू एनी हाई एनर्जी स्टेट। और इसी को हम नाम देते हैं रेडिएशन पोटेंशियल का भी। इस एक्साइटेशन पोटेंशियल का दूसरा नाम क्या है? रेडिएशन। रेडिएशन पोटेंशियल क्यों नाम दे रहे हैं? क्यों? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में आता है तो ये तो हो गया ना एक्साइट, लेकिन जब वो डी एक्साइट होता है यानी हाई एनर्जी से वापस जब लो एनर्जी में आता है तो उस वक्त वो रेडिएशन जो है वो एमिट कर रहा होता है। इस वजह से इसे हम रेडिएशन पोटेंशियल भी कहते होते हैं। देखें कि बिकॉज एटम एमिट्स रेडिएशन ड्यूरिंग डी एक्साइटेशन, द द एक्साइटेशन पोटेंशियल इज आल्सो कॉल्ड रेजोनेंस पोटेंशियल। इसका तीसरा नाम क्या है? इसे रेजोनेंस पोटेंशियल भी कहते हैं। क्यों? बिकॉज द एटम कैन आल्सो बी एक्साइटेड बाय लाइट रेडिएशन। यानी एक तो आपने इलेक्ट्रॉन्स को बम्बार्ड करवाया है, उससे भी आप एटम को एक्साइट या आयोनाइज करवा रहे हैं। दूसरा मेथड आपको वो बता रहा है कि आप लाइट उसके ऊपर फॉल करवाएं, उस एटम के ऊपर, यानी फोटॉन्स को जाके स्ट्राइक करवाएं। फोटॉन्स के थ्रू आप उनको उस एटम को एक्साइट या आयोनाइज करवा सकते हैं। इस वजह से उसे वो नाम दे रहा है इसे लाइट रेडिएशन कि यानी रेजोनेंस पोटेंशियल भी इसे कहते हैं। इस पोटेंशियल को रेजोनेंस पोटेंशियल का नाम भी दिया जा रहा है। नहीं जी, अभी तक तो हमने देखा है एक्साइटेशन पोटेंशियल को। अब जरा चलते हैं आयोनाइजिंग पोटेंशियल की तरफ। देखिए, अभी तक इलेक्ट्रॉन जो था वो अपने एटम को छोड़ नहीं रहा था। इलेक्ट्रॉन विद इन एटम अपनी स्टेट चेंज कर रहा था, यानी लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में जा रहा था, एक शेल से दूसरे शेल में जंप कर रहा था। लेकिन अब अगर ये सीन हो कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने एटम को ही छोड़ जाए, यानी इलेक्ट्रॉन को आप इतनी एनर्जी एक्सटर्नल सोर्स से इतनी एनर्जी प्रोवाइड करें कि वो लो एनर्जी स्टेट से निकल कर यानी अपने एटम को ही छोड़कर किसी nth स्टेट पे चला जाए, अपने एटम को छोड़ जाए, तो वो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी उसे आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, या वो जो पोटेंशियल प्रोवाइड किया है वो उसे आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। और इस आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू जो होती है वो एक्साइटेशन पोटेंशियल से ग्रेटर होती है हमेशा। ये देखें कि if the critical potential is such that it lifts the electron of the atom from its ground state to the state at infinity, यानी अपने वो छोड़ जाए, एटम को छोड़ जाए, इन्फिनिटी पे चला जाए, then it is called ionizing potential. So ionization potential is that value of critical potential which removes an electron from the atom, यानी वो एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा देता है, आयोनाइजिंग पोटेंशियल जो होता है। और ये हमेशा मैंने कहा है कि आयोनाइजिंग पोटेंशियल एक्साइटेशन पोटेंशियल से ग्रेटर होता है। सो वी फाइंड दैट क्रिटिकल पोटेंशियल है, क्रिटिकल पोटेंशियल के आगे देखिए दो केस बन गया, वो एक्साइटेशन पोटेंशियल भी हो सकता है और आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी हो सकता है। आल्सो द एक्साइटेशन पोटेंशियल इज ऑलवेज लेस देन द आयोनाइजिंग पोटेंशियल, यानी एक्साइटेशन पोटेंशियल लेस होता है हमेशा आयोनाइजिंग पोटेंशियल, या आयोनाइजिंग पोटेंशियल जो है एक्साइटेशन पोटेंशियल से क्या होगा? ग्रेटर होगा। बिकॉज एन एटम पोजेस हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एनर्जी इन द आयोनाइज स्टेट, आयोनाइज स्टेट में एटम जो होता है वो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एनर्जी वो रख रहा होता है, पोजेस कर रहा होता है। लेकिन अब आपके सामने ये एक इक्वेशन शो की गई है कि इसमें सपोज एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस v, के एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवाया जा रहा है इस पोटेंशियल डिफरेंस v के साथ, और वो कोलाइड कर रहा है विद एन एटम, और वो उस एटम से जाके कोलाइड करता है और उसमें इलेक्ट्रॉन को लिफ्ट करवाता है इनर स्टेट mth स्टेट टू सम आउटर nth स्टेट। इनर स्टेट को m का नाम दिया जा रहा है और आउटर स्टेट को n का नाम दिया जा रहा है। तो यहाँ पर देखें डिफरेंस ऑफ एनर्जी जो है वो किस तरह लिखा जाएगा? ये nth स्टेट आउटर स्टेट है, m इनर स्टेट है, en माइनस em ये इक्वल है ve के e इलेक्ट्रॉन का चार्ज है जो कि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पर जाकर क्या हो गया? वो डिवाइड हो गया, और यहाँ पर v को नाम दिया जा रहा है क्रिटिकल पोटेंशियल या एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। क्लियर? अब अगर m की वैल्यू 1 होगी, m की वैल्यू देखें, m की वैल्यू 1, तो इट मींस आप विद इन एटम बात कर रहे हैं। en ये आउटर स्टेट हो गई और ये ग्राउंड स्टेट हो गई, तो ये जो पोटेंशियल होगा ये हमारा v, ये एक्साइटेशन पोटेंशियल होगा। और अगर m को 1 लें, n को इन्फिनिटी ले लें, n अब इन्फिनिटी है, तो अब ये देखें इन्फिनिटी माइनस e1 ये mth स्टेट इनर स्टेट और ये आउटर इन्फिनिटी है, तो ये जो v होगा ये वाला जो पोटेंशियल होगा ये हमारा क्या कहलाएगा? इस वक्त आयोनाइजिंग पोटेंशियल कहलाएगा। अच्छा, अब माइंड में रखें कि एन एटम्स कैन हैव अ नंबर ऑफ एक्साइटेशन पोटेंशियल्स, यानी एक एटम के एक्साइटेशन पोटेंशियल तो ढेर सारे हो सकते हैं, लेकिन आयोनाइजिंग पोटेंशियल जो होते हैं ना वो लिमिटेड होते हैं, बट लिमिटेड नंबर ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन जो है उसके पास सिर्फ एक आयोनाइजिंग पोटेंशियल होता है, कितने पर? वो इस इतनी वैल्यू होती है 13.6 वोल्ट, 13.6 वोल्ट, बट नंबर ऑफ एक्साइटेशन पोटेंशियल, लेकिन इसके एक्साइटेशन पोटेंशियल जो होंगे वो ज्यादा होंगे, यानी एक्साइटेशन पोटेंशियल ज्यादा होते हैं लेकिन आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। जिस तरह हाइड्रोजन के केस में आपको जस्ट एक बताया गया और वो कितनी वैल्यू है? 13.6 वोल्ट। अच्छा, द एटम्स विद मोर देन वन इलेक्ट्रॉन्स हैव मोर देन वन आयोनाइजेशन पोटेंशियल,
आपको बताया जा रहा है कि जिसमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, जिस तरह देखें ना हाइड्रोजन के केस में तो सिर्फ़ एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही प्रोटॉन होता है, तो सिर्फ़ एक ही आयोनाइज़ेशन पोटेंशियल था। लेकिन वो आपको बता रहा है कि अगर एक एटम में एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो तो उसके पास आयोनाइज़ेशन पोटेंशियल भी फिर ज़्यादा होंगे। उनको हम कहेंगे फर्स्ट, सेकंड आयोनाइज़ेशन, इस तरह सो ऑन। तो मतलब आयोनाइज़ेशन पोटेंशियल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स पर उनकी डिपेंडेंस होती है। इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होते जाएँगे, आयोनाइज़ेशन पोटेंशियल भी जो है वो ज़्यादा होते जाएँगे। अब इसी तरह एक और आपको हीलियम के बारे में बताया जा रहा है। हीलियम के पास देखें तो वो कहता है 2 आयोनाइज़ेशन पोटेंशियल होते हैं। 2 आयोनाइज़ेशन कितने पर? एक 24.5 वोल्ट पर होगा और एक 78.6 वोल्ट पर होगा। तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी जो है वो उससे ज़्यादा होंगे, हाइड्रोजन से ज़्यादा होंगे, तो इसमें 2 आयोनाइजिंग पोटेंशियल इसलिए हैं। अच्छा, इफ द बॉम्बार्डिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इट्स इंटायर एनर्जी टू द एटम व्हिच इट कोलाइड्स, कि अगर जो इलेक्ट्रॉन बॉम्बार्ड किए जा रहे हैं एटम के साथ, वो अपने इलेक्ट्रॉन को सारी की सारी एनर्जी अगर वो ट्रांसफर कर दे उस एटम को, देन द क्रिटिकल पोटेंशियल कैन बी यूज्ड। तो फिर क्रिटिकल पोटेंशियल को हम क्या कर सकते हैं, हम वेवलेंथ को डिटरमिन कर सकते हैं इसके थ्रू। Then the critical potential can be used to measure the wavelength of radiation emitted by the atom during de-excitation। आपको बताया जा रहा है कि अगर जो बम्बार्डमेंट इलेक्ट्रॉन है वो अपनी सारी एनर्जी एटम को दे, तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि फिर आप क्रिटिकल पोटेंशियल से वेवलेंथ निकाल सकते हैं। कब भला? जब डी एक्साइटेशन होती है। डी एक्साइटेशन मीन कि जब हायर स्टेट से लोअर स्टेट में वापस इलेक्ट्रॉन आ रहा होता है तो उस वक्त डी एक्साइटेशन का प्रोसेस होता है। तो वहाँ से जो फोटॉन रिलीज होते हैं आप उनकी वेवलेंथ भी डिटरमिन कर सकते हैं। किस तरह? बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिटिकल पोटेंशियल। क्रिटिकल पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए किस तरह, वो आपको आगे देखें। वो आपको कह रहा है कि इफ v इज द क्रिटिकल पोटेंशियल, अगर v आपके पास क्रिटिकल पोटेंशियल हो और लैम्डा वेवलेंथ हो एमिटेड रेडिएशन की, तो ये देखें वी ई इज इक्वल टू एच न्यू एनर्जी जिस तरह होती है इज इक्वल टू एच न्यू। तो न्यू इक्वल होता है सी बाय लैम्डा, तो न्यू की जगह ये देखें सी बाय लैम्डा हमने पुट किया। वी ई लैम्डा ये आपने डिटरमिन करना है, तो लैम्डा इक्वल हो गया एच सी बाय वी ई। एच प्लैंक कांस्टेंट है, सी स्पीड ऑफ लाइट है, वी आपके पास एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है, ये क्रिटिकल पोटेंशियल है जो कि आपको नोन होगा, और ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो यहां से देखें, यहां से आप यानी अगर आपको क्रिटिकल पोटेंशियल का पता है, वी का पता है अगर, तो बाकी जो सारे कांस्टेंट्स हैं वो तो ऑलरेडी नोन है। अगर क्रिटिकल पोटेंशियल का पता है तो आप उसके थ्रू क्या कर सकते हैं, जो आपकी एमिटेड रेडिएशन है ड्यूरिंग डी एक्साइटेशन, आप उनकी वेवलेंथ को भी डिटरमिन कर सकते हैं। तो देखिए ये आपके पास एक टॉपिक था बोहर थ्योरी ऑफ क्रिटिकल पोटेंशियल, जिसमें आप लोगों ने देखा आयोनाइजेशन पोटेंशियल और एक्साइटेशन पोटेंशियल। तो इसी कॉन्सेप्ट को आगे फर्दर क्रिटिकल पोटेंशियल को यूज करते हुए हम नेक्स्ट टॉपिक अपना कवर करेंगे, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट होगा नेक्स्ट लेक्चर में, फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, जो कि बड़ी ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लें जी, ओके हो गया, अल्लाह हाफिज।